नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में क्लास 5th हिंदी का एक पार्ट है आपका एक माँ की बेबसी। इस पार्ट की एक छोटी सी क्विज़ करेंगे हम लोग, जो जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस होंगे। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे वेरियस क्वेश्चंस में। आपको करेक्ट आंसर चूज़ करना है, ABC में से जो भी सही है। तो पार्ट आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक वीडियो मैं इसकी पहले बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको पार्ट समझाया भी है और हमने NCERT के क्वेश्चंस भी किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद आप क्विज अटेम्प्ट करें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कोई भी बच्चा अगर नया है चैनल पर तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो मिस ना हो। ओके, पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा बे उपसर्ग वाला शब्द है? आपके ऑप्शन है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द बे से शुरू हो उसमें उपसर्ग हो। बे उपसर्ग तब लगता है जब शब्द में के आगे बे लगा के नई चीज़ बनाई जाए। ओके, तो पहला है आपका ऑप्शन ए बेचना, बी बेचैन, सी बिक्री। इन तीनों में से कौन सा आपका वो शब्द है जिस शब्द में आगे बे लगाकर नया शब्द बनाया हुआ था? अगर आप बे हटा दें तो भी वो एक शब्द रहेगा, अपने आप में उसका एक मीनिंग रहेगा डिफरेंट। बेचना, बेचैन या फिर बिक्री। बेचना कोई चीज़ सेल करना, बेचैन जब आपको चैन नहीं होता, एंड बिक्री करना यानी कि बेचना, फिर से वही मतलब है दोनों शब्द का ही। जो भी आपका आंसर है ABC आप कहीं लिख लीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख दीजिए ताकि बच्चों को भी पता लगे। उसके बाद वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी क्या आंसर करेक्ट है। ओके, अगला प्रश्न है, कविता में बच्चे का क्या नाम है? इस कविता में जिस बच्चे की बात की है कवि ने, उसका क्या नाम है? आपके ऑप्शन हैं ए अमन, बी सोहन, सी रतन। जिसकी जो ये बताता है कि वो बच्चा बोल नहीं पाता और उसकी जो कंपैरिजन है उसने एक टूटे हुए खिलौने की तरह की है। सो उसका नाम आपको बताना है अमन, सोहन या फिर रतन। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है आपका, अन्य बच्चों की तरह रतन भी क्या था? आपके ऑप्शन हैं सी एक बच्चा, या फिर बी चालाक, या फिर सी बुद्धू। रतन क्या था? एक बच्चा था, चालाक था बहुत, या फिर बुद्धू था, बिल्कुल बेवकूफ़ था। अन्य बच्चों की तरह था रतन, लेकिन उनसे कुछ अलग भी था वो। ओके, इसका उत्तर आपने दे दिया होगा, आंसर आपको लास्ट में पता लग ही जाएगा। अगला प्रश्न है, बेबस शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जब आपके बस में कोई बात नहीं होती, ब होना चाहिए एक्चुअली ये। ओके, जब आप किसी चीज़ में बहुत कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को बेबस महसूस करते हैं, शब्द का मतलब ये है। आपको बताना है उपसर्ग क्या है उसमें। उपसर्ग होता है शब्द के आगे जो लगे होते हैं आपके। बस उपसर्ग है, बस, बे या फिर बेश। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है आपका, रतन की इशारों में कही गई बातों को कौन नहीं समझ पाते थे? आपके ऑप्शंस हैं ए बच्चे नहीं समझ पाते थे, बी माता पिता नहीं समझ पाते थे, या फिर सी गांव के लोग नहीं समझ पाते थे। रतन क्योंकि बोल नहीं पाता है, जो बोल नहीं पाता था, जो बच्चे बोल नहीं पाते हैं वो अपनी बातें इशारों से समझाते हैं, लेकिन कोई था जो उसकी बातें समझ ही नहीं पाते थे। तो वो कौन थे? बच्चे थे, बाकी उसके खुद के माता पिता नहीं समझ पाते थे, या फिर गाँव के लोग रतन की बातें नहीं समझ पाते थे। आसान प्रश्न है सभी। अगर आपने पोएम अच्छे से पढ़ी है तो आपको सारे आंसर्स पता होंगे। अगला प्रश्न है, रतन के साथ क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी रतन के साथ? ए वह बोल नहीं सकता था, बी वह सुन नहीं सकता था, या फिर सी वह दौड़ नहीं सकता था। रतन के साथ क्या परेशानी थी? ना बोलने की, ना सुनने की, या फिर ना दौड़ पाने की। ओके, अगला प्रश्न है, आंख दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपको बहुत सारे मुहावरे आपकी बुक में दिए हुए हैं, उनमें वो सब कर लीजिए। क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा वहाँ से आपका। आंख दिखाना, उसके बाद है आंखों का तारा होना, नज़रें चुराना, नज़रें मिलाना, और बहुत सारे और भी है, तो उनको आप देख लीजिए। मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो है उसमें सारे मुहावरे कराए हुए, अर्थ भी बताए हैं और वाक्य प्रयोग भी आपको बताया है। इस क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है, आंख दिखाना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए खुश होना, बी डराना, या फिर सी स्वार्थी होना। स्वार्थी मतलब मतलबी। तो आंख दिखाने का मतलब क्या है? खुश हो जाना, आंख दिखाना, डराना किसी को आंख दिखाकर, या फिर स्वार्थी मतलबी हो जाना, आंख दिखा देना। ओके, अगला प्रश्न है, कवि को किसकी आंखों में बेबसी झलकती याद आती है? कवि कहता है कि मुझे रतन से ज़्यादा उसकी याद आती है जिनकी आंखों में उसको बेबसी दिखती थी अपने बच्चे के लिए। तो
ए रतन की आंखों में उसे बेबसी दिखाई देती है, बी उसकी माँ की आंखों में बेबसी दिखती है, या फिर सी उसकी बहन की आंखों में बेबसी दिखती है। तो आप की जो कविता है उसका शीर्षक ही अगर आप देखें तो उसी में ही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो आपकी कविता का नाम है वहीं पर कवि ने बता दिया है कि वो किसकी बेबसी के बारे में बात कर रहा है आपकी कविता में, रतन की, उसकी माँ की, या फिर उसकी बहन की। ओके, तो कोई पर्सन था जो कि रतन जब खेलने आता था उसको देखता था और वो देखकर बड़ा ही बेबस महसूस करता था कि किस तरीके से रतन खेल रहा है, लेकिन बाकी बच्चे जिस तरीके से अपनी बात कह रहे हैं वो कह नहीं पा रहा, जो कहता है वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो बहुत सारी झटपटाहट चलती रहती है उसके अंदर। ये देखकर कोई बहुत बेबस बैठा रहता था वहाँ पर। वो कौन है, आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है इसमें। अगला प्रश्न है, रतन का खेलना कौन निहारती रहती थी? आपके ऑप्शन हैं ए उसकी दादी, बी उसकी बहन, या फिर सी उसकी माँ। वो कौन था जब रतन खेलता था तो वो हमेशा वहाँ पर बैठी रहती थी और उसका खेलना देखती रहती थी और बड़ी ही बेबस थी, बहुत परेशान थी? उसकी दादी, उसकी बहन, या फिर उनकी माँ, रतन की माँ। ओके, आंसर आपको लास्ट में बता दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक माँ की बेबसी कविता के कवि कौन है? किन्होंने लिखी है ये कविता? आपके ऑप्शंस हैं ए कुंवर नारायण, बी मुंशी प्रेमचंद, या फिर सी जयप्रकाश। कुंवर नारायण, मुंशी प्रेमचंद, जयप्रकाश। एक माँ की बेबसी कविता के कवि कौन है? ओके, अगला प्रश्न है, अंदर की झटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? आपके ऑप्शन हैं चमक के रूप में, डर के रूप में, घर जल्दी लौटने की इच्छा के रूप में। जो बच्चे की झटपटाहट दिखती थी कवि को बचपन में, जिसे वो आज समझ पाता है, तो वो किस रूप में दिखती थी? उसकी आंखों में चमक दिखती थी तो पता लगता था कि हाँ इसके अंदर झटपटाहट है। उसकी आंखों में डर दिखता था जिससे पता लगता था कि अंदर झटपटाहट है, कुछ ये कहना चाह रहा है, कह नहीं पा रहा है। या फिर घर जल्दी लौटने की इच्छा वो बताता था जिससे कि उसकी झटपटाहट का पता लगता था। ओके, अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची शब्द। आँख के पर्यायवाची शब्द आप वैसे भी कर लीजिए, इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आँख के कई मुहावरे भी आपको बताए हैं और कौन से शब्द देखने से संबंधित है ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। खैर, अंबर, लोचन, पावक, कुछ मैं एक्स्ट्रा आपको बता देती हूँ। नयन, नेत्र, चक्षु, ये कुछ आपके और शब्द है जो कि आपके एक तो इनमें है जो आपको बताया हुआ है, और कुछ ये भी शब्द आप तैयार कर लीजिए जो कि आँख के पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब इनका मतलब ही आँख ही होता है। तो नयन, नेत्र, चक्षु, और एक इनमें है अंबर, लोचन, पावक। जो तीन आपको शब्द दिए हुए इनमें से एक आसमान का पर्यायवाची है, एक आग का पर्यायवाची और एक आँख का। तीनों आपको पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, आँख का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन हैं ए बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना, तारे जैसा चमकदार होना, या फिर गुस्सा करना। आँख का तारा, जैसे कहें कि राम अपनी माँ का आँखों का तारा है, तो मतलब क्या है? उनको बहुत प्यारा है, या फिर राम तारे की तरह चमकता है, या फिर उनकी माँ राम पर गुस्सा करती है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द माँ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? आपको तीन शब्द दिए हुए हैं, तीनों में से दो आपके माँ के पर्यायवाची है, माँ जिनका मतलब भी माँ ही होता है, और एक है जो कि नदी का पर्यायवाची है एक्चुअली। चलिए मैंने हिंट बता दिया आपको, आपको उसको पहचानना है जो माँ का पर्यायवाची ना होगी, नदी का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन हैं ए जननी, बी माई, सी सरिता। इन तीनों में से कौन सा वो शब्द है जो कि माँ का पर्यायवाची नहीं है? ओके, अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द पहचाने। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये आपको थर्ड क्लास में फिफ्थ क्लास में पता होने चाहिए। प्लस आपके इसमें तो और भी ज़्यादा है, मुहावरे भी बहुत सारे हैं, और आई थिंक उसके प्रकार भी होंगे, संज्ञा के अलग अलग जो प्रकार होते हैं, भाववाचक एंड विशेषण, और ये सब चीज़ें जो विशेषण के भी प्रकार आपको पता होने चाहिए। तो आपको इनमें से फिर भी इजी क्वेश्चन दिया है आपको ग्रामर का। विशेषण पहचानना है आपको, मेरा भारत महान। विशेषण वो शब्द होते हैं, इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं इनको, जो किसी की विशेषता बताते हैं। विशेषता मतलब कि कोई कैसा है, किसी भी चीज़ के बारे में उसकी कुछ क्वालिटी वो बता रहे हो कि भारत कैसा है, भारत आपकी संज्ञा है, तो उसकी क्वालिटी जो बताएगा शब्द वो विशेषण होगा। खैर, ये जो आपको तीन शब्द यहाँ दिए हुए हैं इनमें आपको पता होना चाहिए, एक तो आपका विशेषण है, एक आपकी संज्ञा है,
और तीसरा आपका सर्वनाम है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कौन सी संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सा विशेषण है। विशेषण का आंसर तो आपको बताना ही है, संज्ञा और सर्वनाम भी आप बताएंगे। सर्वनाम होते हैं जो शब्द संज्ञा के बदले इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, इसका आंसर आपने बता दिया होगा। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स बता देती हूँ, जहाँ पर भी आपने आंसर्स नोट किए क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है सी, थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ सी, सेवेंथ बी। 8 क्वेश्चन का आंसर है आपका बी, 9th सी, 10th ए, 11th बी, 12th बी, 13th ए, 14th सी एंड 15th सी। ओके, तो ये सारे आपके करेक्ट आंसर्स हैं। होपफुली मोस्ट ऑफ द आंसर्स आपके करेक्ट हुए होंगे अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने फील से इस पोएम को पढ़ा है, समझा है, तो आपके आंसर्स करेक्ट होंगे। एंड सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट कि बाकी बच्चों को शेयर कर दीजिए, सो दैट कोई भी बच्चा आपके लॉकडाउन में ऐसा ना रहे जिसको कि पता ना लगे। आप जानते हैं इस बार जो पेपर्स हैं आपके वो ऑनलाइन हो रहे हैं, जिसमें कि आपसे MCQ के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक्स अगेन।